ओके, चला लक्ष द्या. काय बघितलं होतं मागच्या क्लासमध्ये आपण, आठवते का? जो एक्स्ट्रा क्लास घेतला होता आपण, त्यामध्ये आपण पीएसपी मधले बरेच क्वेश्चन घेतले होते. ठीक आहे. आणि त्याच्या जस्ट आधी म्हणजे अगोदरल्या दिवशी जो क्लास होता त्यामध्ये आपण इंट्रोड्यूस केला होता स्प्रिंग पेंडुलम. काय इंट्रोड्यूस केला होता? स्प्रिंग पेंडुलम. आणि त्यामध्ये आपल्या लक्षात हे आलं होतं की बा कुठलाही स्प्रिंग जो आहे ज्याला तुम्ही एक्सपांड किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करता त्याच्यामध्ये एक स्प्रिंग फोर्स डेव्हलप असतो, जो अकॉर्डिंग टू हुक्स आपण घेतलेला आहे. स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स. आठवते हे? ओके. तर स्प्रिंग फोर्सचा, स्प्रिंग पेंडुलमचा हा सेकंड क्लास आहे. स्प्रिंग पेंडुलमचा हा काय? सेकंड क्लास. ठीक आहे. आणि या क्लास नंतर मग आपण सिरीज आणि पॅरल कॉम्बिनेशन्स घेऊ. मेन आपल्याला सिरीज आणि पॅरल कॉम्बिनेशनच आहे. ठीक आहे. पण त्याच्या अगोदर हे सगळ्या गोष्टी बघून घेऊ. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये आल्यानंतर स्प्रिंग पेंडुलम किंवा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीम वरती आपण फोकस करणार आहोत. आणि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीमचा अभ्यास आपण दोन पद्धतीने करू. एकदा हा ब्लॉक जो स्प्रिंगला अटॅच केलेला आहे तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये एसएचएम परफॉर्म करेल, आणि एकदा हा ब्लॉक त्या स्प्रिंगला आपण सस्पेंड केलेला असेल आणि व्हर्टिकल डायरेक्शन अलॉंग वाय ऍक्सिस तिथं काय करेल? तो एसएचएम परफॉर्म करेल. आता इथं सध्या हा स्प्रिंग जो तुम्हाला दिसत आहे, या स्प्रिंगला अटॅच केलेला आहे मी हा ब्लॉक. परंतु सध्याच्या स्थितीमध्ये स्प्रिंग हा त्याच्या नॅचरल लेंथ वरती आहे. म्हणजे स्प्रिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचं कॉम्प्रेशन किंवा एक्सपान्शन झालेलं नाही. म्हणजे ही जी डॉटेड लाईन आहे हे रिप्रेझेंट करत आहे स्प्रिंगची नॅचरल लेंथ. काय रिप्रेझेंट करत आहे? स्प्रिंगची नॅचरल लेंथ. सध्या स्प्रिंग नॅचरल लेंथ वरती आहे. आणि जर समजा मी तुम्हाला म्हटलं की आता या ब्लॉकला मी कॉम्प्रेस किंवा थोडंसं एक्सपांड करतो, त्या स्प्रिंगला थोडंसं स्ट्रेच करतो, तर स्ट्रेच केल्यानंतर जर मी या डायरेक्शन मध्ये या ब्लॉकला डिस्प्लेस केलं आणि या स्प्रिंगचं एक्स इतकं डिस्प्लेसमेंट त्या ब्लॉक्स मध्ये मी काय केलं? प्रोड्यूस केलं, तर याच्यामध्ये काय होईल? एक स्प्रिंग फोर्स डेव्हलप होईल. आणि तो स्प्रिंग फोर्स कोणत्या दिशेने लागेल रे? रिव्हर्स दिशेने या स्प्रिंगच्या मध्ये. दैट स्प्रिंग फोर्स वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? के एक्स के जितना होगा. और नेगेटिव साइन लगाएंगे वहां पे क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. जिसको हम अब तक रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे वही तो स्प्रिंग फोर्स है. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब लेकिन मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया. कितना डिस्प्लेस किया? एक्स. और वहां पे रिलीज कर दिया. जैसे रिलीज कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स वो ब्लॉक वापस आएगा. और वापस आएगा तो जितना मैंने डिस्प्लेस किया था उतना इधर कॉम्प्रेस होगा. एंड सिमिलरली इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग ऑन दैट पाथ. राइट. तो मुझे बताओ इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है? उतना ही जितना मैंने डिस्प्लेस किया था. समझ रहे हो क्या? एक बार फिर से रिपीट करता हूं और इस लाइन को थोड़ा सा मन ही मन अंडरलाइन करना. अगर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैंने डिस्प्लेस किया कुछ डिस्टेंस और रिलीज किया, तो वो डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम. क्योंकि मैंने वहां से उसको रिलीज किया ना. इट इज लाइक पेंडुलम, ऐसे खींचा, छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ दिया तो यहीं पे ऑसिलेट करेगा ना वो. डिस्प्लेस जहां से रिलीज होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ एम्पलीट्यूड. और इस केस में फिर हमें पता है, हम अब तक के पढ़ते आ रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. और यहां पे अकॉर्डिंग टू हुक्स भाई साहब ये जो है ये भी क्या आ रहा है? माइनस के एक्स. तो फिर के तो कुछ बदला ही नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट का जो है. तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो पीरियड आएगा फिर वो क्या आएगा? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, वेयर m बी द मास ऑफ दैट ब्लॉक एंड k इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट, या जिसको आप पहले रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कह रहे थे. समझ में आ रहा है क्या? तो जब जब ब्लॉक का मास m होगा, नहीं टोटल मास m होगा, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा, तब तक टाइम पीरियड क्या होगा? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. ये कोई नई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है, ये पुराना ही चावल है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब सिनेरियो बदल लेते हैं. अब मैंने क्या किया? सेम ब्लॉक सिस्टम को यहां पे लेके आया, और अब की बार आप देख रहे हो कि इस स्प्रिंग को मैंने वो ब्लॉक अटैच किया, और इस बार ये ब्लॉक अभी भी स्प्रिंग को लटका हुआ नहीं है. इवन दो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, दैट डजंट मीन कि स्प्रिंग में कुछ एक्सपांशन है. अभी भी स्प्रिंग कौन से लेंथ पे है? उसके नॅचरल लेंथ पे. तर तुम्ही म्हणाल असं कसं काय? ब्लॉक अटॅच केला तर काही तर स्प्रिंग थोडासा इलॉंगेट झाला असेल, कुछ तो एक्सटेंशन उसमें होगा. मी ना असा हातात धरेला आहे, तो हाथ नहीं काढला, फक्त ऐसे पकड़ के रखा है ना, टच है. तो अभी नेज कौन सी है? नेचुरल लेंथ पे. समझ रहे हो क्या? अभी इस मास ने अपने वेट का इफेक्ट स्प्रिंग पे डाला नहीं है. अभी बस उसको ऐसे लगा के रखा हुआ है मैंने. चाहो तो मैं निकालता भी नहीं था उसको, लेकिन समझने के लिए वो बनाया. तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग. अब क्या करता हूं देखना. अब जो जिस हाथ पे मैंने वो ब्लॉक रखा है उस हाथ को मैं धीरे धीरे निकाल लेता हूं. एकदम कानोकान खबर नाही कोणाला, चुपचाप काढून घेतला. कळलं?
जैसे हाथ निकालूंगा वेट अपना इफेक्ट दिखा और ये नीचे 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 आएगा, और जैसे नीचे आएगा इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ एक्स नॉट। ये पहले अपने नेचुरल लेंथ पे था, जैसे मैंने हाथ निकाला ये यहां पे आ गया, समझ रहे हो, और वहां पे आके रुक गया। अब वहां पे आके रुक गया तो इस पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका वेट mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स नॉट इतने एक्सटेंशन के वजह से उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और वो कितना होगा के एक्स नॉट। मैग्नीट्यूड में अगर बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा के एक्स नॉट, और वो अभी रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल है। अब ये कहलाएगी उसकी मीन पोजीशन, ये नहीं, ये उसकी नेचुरल लेंथ है और ये कौन सी पोजीशन है, मीन, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। अब देखो, अब यहां से अगर मुझे ऐसे किसी ने भी बताया कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अटैच किया, ब्लॉक है, मास इतना है, ये इतना क्वांटिटीज दिल्या आणि तुम्हाला विचारलं की व्हाट इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की वैल्यू बताओ, तो उसके लिए तुम इक्वेशन यूज करोगे ये वाला कि मीन पोजीशन पे जो वेट mg है वो किसके बराबर है, के एक्स नॉट के। तो आपको यहां से एक्स नॉट क्या मिलेगा, mg अपॉन के। तो जब जब कब कब जब जब आपको मास पता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, आप क्या निकाल सकते हो, एक्स नॉट, यानी कि मीन पोजीशन। क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द मीन पोजीशन, ये सस्पेंडेड वाले स्प्रिंग के केस में। तो मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे, मीन पोजीशन एक्स नॉट इज इक्वल टू देशमुख जोपुना का mg अपॉन के, काय है mg अपॉन के, येतं का लक्षात। तो अब बताओ मीन पोजीशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स नॉट इज इक्वल टू mg अपॉन, और ये आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल लेके बनाया, ठीक है। अब यहां से जब ब्लॉक ऑलरेडी मस्त मोला है, अपने मीन पोजीशन पे रुका हुआ है, वहां पे मैं ब्लॉक के साथ अब छेड़खानी करूंगा। मैंने उस ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस किया एक्स डिस्टेंस, यहां से थोड़ा सा नीचे, और ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने एक्स, ये हुआ मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो कि आप जनरली अब तक पढ़ रहे थे, समझ रहे हो क्या। तो ये x इतना डिस्प्लेस किया मैंने, तो मुझे बताओ इस पोजीशन पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, इट विल बी, क्या होगा, नीचे लग रहा है mg, ठीक है, नीचे लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है k, और पूरा नेचुरल से यहां तक कितना एक्सटेंशन हुआ, देख ये नेचुरल है, यहां से यहां तक क्या था एक्स नॉट, देख नेचुरल से यहां तक। तुम बोले सर ये क्या है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, ये ऐसे नेचुरल है। तो नेचुरल से यहां तक आया एक्स नॉट, और यहां से यहां तक आया ये कितना है एक्स, तो टोटल कितना हुआ एक्स नॉट प्लस एक्स, तो के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स है वो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू mg माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, समझ रहे हो। लेकिन हम पढ़े हैं कि भाई साहब ये जो के एक्स नॉट है ये mg के बराबर होता है, ये जो के एक्स नॉट है ये किसके बराबर होता है mg के, तो इन दोनों को काट देंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, इट इज माइनस के एक्स। और यही तो पढ़ते आ रहे कब से कि जब जब आप मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स माइनस ऑफ के एक्स होगा, जो कि तुमने पहले पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस बार भी के में कोई बदलाव नहीं आया, एक्स एक्स है तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में भी पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मास कितना है m, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, ऐसा होगा। मन ही मन अंडरलाइन करने वाली लाइन यह है कि कोई भी हो, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे ऑसिलेट कर रही हो या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे ऑसिलेट कर रही हो, दोनों भी केस में पीरियड यानी कि टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन के ही होगा। बस मास देखना आपको कितना है, मास वैरी होगा और के पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक सब समझ में आया। अगर ये चीजें समझ में आई होंगी तो अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। यह है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्प्रिंग ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म होगा, करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। के की वैल्यू आपको गिवन है, एम की वैल्यू आपको गिवन है और पूछा है मीन पोजीशन कितनी होगी, निकाल पाओगे? यस, व्हाट इज द फार्मूला, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन के। ठीक है, उसके बाद में टाइम पीरियड निकालना है। मैंने बोला टाइम पीरियड का फिक्स फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
यम अपॉन के, यम की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू? v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। अब मुझे बताइए आपके पास क्या इस क्वेश्चन में a है? तो देखते हैं क्या हमारे पास। ठीक है, ये देखो, कंसिडर द गिवन अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर एंड इफ वी डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय 0.4 मीटर, हम वी डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड रिलीज। मैंने इसको 0.4 इतना डिस्प्लेस किया और रिलीज किया। तो मैंने कहा था मैं डिस्प्लेस करके जब रिलीज करता हूं तो वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो फटाफट सवाल करते हैं। तो मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो वी ऑल नो दैट x नॉट इज इक्वल टू, ऐसे होता है के एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। डायग्राम में भी बता सकता हूं, ये ऊपर नीचे mg, ऊपर क्या रहेगा? के एक्स नॉट। ठीक है, तो x नॉट इज इक्वल टू होगा mg अपॉन k। तो बेटा m कितना है? 2, g की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेंगे 10, k की वैल्यू भी कितनी है तेरे पास? 100। तो आपके पास कितना आएगा? x नॉट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। होप बात समझ में आई। ये हो गई पहली चीज। सेकंड चीज तुझे क्या निकालना है? इट इज एम्पलीट्यूड। अरे पहले एम्पलीट्यूड निकालनी थी, ये सेकंड है। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड यहीं पे निकाल देते हैं। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना? 0.4 मीटर, क्योंकि जितना डिस्प्लेस करेगा उतना एम्पलीट्यूड। ये सेकंड चीज। अब तीसरी चीज निकालनी है तुझे, टाइम पीरियड। व्हाट इज द फॉर्मूला? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की वैल्यू बच्चा, m की वैल्यू है हमारे पास 2, k कितना है तेरा? 100। ठीक है, तो 100 को रूट से सीधा बाहर निकाल दो, 10 बन जाएगा। इट विल बी 2√2 बाय 10 पाई। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 5। आंसर इज √2 पाई बाय 5 सेकंड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM। और क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। ये तीनों चीजें खत्म हो गई। वी ऑल नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। और ए तूने निकाला हुआ है, कितना है? 0.4। और ओमेगा कितना है बच्चा? ही ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो ये होगा 0.4 इंटू 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू पुट कर देंगे आप, √2 पाई अपॉन 5। तो इसको ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 2 जा 10 एंड 0.4 इंटू 10 इज 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन √2 पाई। पाई पाई गेट कैंसल और 4 को 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 और एक 2 को √2। तो इट विल बिकम 2√2। √2 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा? v max इज इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन युअर स्क्रीन। क्या बोल रहा है? 3 मासेस, असाच केला काल आपण एक प्रश्न सेम। क्या करेंगे फटाफट बताओ। 3 मासेस है, डायग्राम से ही जाओ। पहला मास देखो, 3 मासेस दिस एंड दिस आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। ओके, नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि नीचे निकले वाला टोटल वेट स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। व्हेन 70 ग्राम मास इज रिमूव्ड, क्योंकि अभी तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आप जैसे ही 700 ग्राम निकाल देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊपर लगने वाला ज्यादा होगा तो ऊपर खींच लेगा, अभी ऊपर जाएगा झटके से, फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा कुछ पीरियड से। तो जब 700 ग्राम मास निकाला तो सिस्टम विल ऑसिलेट विद द पीरियड ऑफ 3 सेकंड। तो उस पीरियड को हम T1 मान लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास कितना होगा जब तुमने 700 निकाल दिया? 500 प्लस 400 इट इज 900 डिवाइड बाय k एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, जब when the 500 ग्राम मास इज ऑल्सो रिमूव्ड, अब 500 ग्राम भी निकाल दो, ये तो पहले निकाल दिया था, अब 500 को भी निकाल दो, कितना बचा? 400। तो वो टाइम अलग होगा, इट इज T2, वही निकालना है आपको। तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना? 400 डिवाइड बाय के, इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना है सेकंड, तो टेकिंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या होगा? T2 बाय T1 इज इक्वल टू 2 पाई कैंसल, ऊपर T2 वाला लिख देंगे अंडर रूट में, ये होगा 400 डिवाइड बाय के, और जो डिवाइड में है ये उल्टा होके आएगा, k अपॉन क्या आ जाएगा? 900। k कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 4 बाहर आएगा। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, जैसे ही 4 बाहर आएगा बनेगा 2, और ये जो 9 बाहर आएगा बनेगा 3। तो T2 इज इक्वल टू 2 बाय 3 टाइम्स ऑफ T1, और ये T1 आपको गिवन था।
T1 था आपको गिवन 3 सेकंड, यहां पे आएगा 3 गेट कैंसल, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, इट विल बी 2 सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब ये वाला प्रश्न, इफ ब्लॉक इज मूव्ड टू द लेफ्ट टू to compress a spring by 10 centimeter and released, then find out the time period of its motion। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो, इसमें सिचुएशन ऐसी थी कि ये ब्लॉक यहां पे नहीं, ये कॉम्प्रेस स्टेट है इसकी, ये एक्चुअली यहां पे था, मीन पोजीशन यहां पे था, ठीक है, यहां पे था। ओके, यहां से मैंने क्या किया, इसको कॉम्प्रेस किया, दबाया, कितने से, 10 सेंटीमीटर से, ये कॉम्प्रेस किया यहां पे। नहीं हो रहा है स्टार्ट। तो उसको क्या किया, उस ब्लॉक को, लाइट गिली ना, कॉम्प्रेस किया उसको क्या किया, उस ब्लॉक को कॉम्प्रेस किया 10 सेंटीमीटर से, ठीक है, और रिलीज किया, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है कि अब 10 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट होने वाला है, लेकिन अगर आप डायग्राम अभी देखोगे ओपन होने के बाद कि मीन से 10 इधर तो दब कॉम्प्रेस किया, लेकिन यहां से 10 जाने के लिए उसके पास प्रोविजन नहीं है। 10 सेंटीमीटर वो जाना चाहता है राइट एक्सट्रीम की तरफ, लेकिन बीच में ही एक वॉल है, दैट इज वो वॉल है इलास्टिक वॉल, एक रिजिड इलास्टिक वॉल है, मतलब ये ब्लॉक आएगा और 5 सेंटीमीटर पे उसको टकराएगा। समझ पा रहे हो क्या, अब टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन है, बिना एनर्जी लॉस किए फिर से वापस जाएगा, फिर से वापस जाएगा, मीन से किधर जाना है उसको, 10 तक, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है उसके पास। अब उसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑसिलेट कैसे कर रहा है, वो मीन से 10 सेंटीमीटर जा रहा है इधर, मीन से 5 ही सेंटीमीटर जा रहा है इधर, तो बोल रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी कि ऐसा एसएचएम जिसमें इधर 10 और मीन से इधर 5 ही जा रहा है, वो उसका आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। उद्या आपण सिरीज आणि पॅरलल, तसं आता तुम्हाला कालच्या क्वेश्चन्स मधून सिरीज आणि पॅरललचे क्वेश्चन जमतातच, काल घेतले ना आपण क्वेश्चन सिरीज पॅरललचे, ऑलमोस्ट तुम्हाला सगळी आयडिया आलेलीच आहे, पण तरी उद्या आपण काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन घेऊन हा टॉपिक खत्म करू आणि पेंडुलम मध्ये एंट्री करू। कोणता पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, हा स्प्रिंग पेंडुलम सुरू है। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 और इधर देखो, इधर वो 10, मैं यहां पे डायग्राम ही बना लेता हूं, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि क्या हो गया उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहां से यहां तक के ये अनदर एम्पलीट्यूड है, लेकिन बीच में क्या है, वॉल, रिजिड इलास्टिक वॉल, तो यहां तक ही जा पा रहा है ना, वो एम्पलीट्यूड के आधे पार्ट तक ही जा रहा है ना। वैसे तो उसको जाना था 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो जा कितने दूर पा रहा है, सिर्फ a/2 इतने दूर जा पा रहा है, ठीक है। अब सोच ले, ये है मीन पोजीशन, तो जब भी कोई पार्टिकल मीन से निकलता है एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो मीन टू एक्सट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम कैपिटल टी, तो मीन टू एक्सट्रीम जाने के लिए t/4 इतना टाइम लगेगा। समझ रहे हो क्या, मतलब पार्टिकल जाता है t/4 टाइम, यहां से यहां आता है t/4 टाइम, यहां से यहां अगेन t/4, और यहां से यहां t/4, करेक्ट। लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं ना, हमें तो कहां तक जाना है, सिर्फ वॉल तक जाना है, तो वॉल तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो t/2 नहीं, 8 भी नहीं, क्योंकि आप सीधा हाफ कर रहे हो, उसको हाफ कर नहीं सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी जा रहा है, वेलोसिटी तो वैरी होती है ना उसकी, तो इसलिए आपको इतने दूरी पे उसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे पता है कि मैं इक्वेशन यूज करता हूं, x = a sin ω t। इमेजिन करो पार्टिकल मीन से निकला है, अब दूरी कितनी अचीव करनी है, a/2, x मतलब, अरे a/2 है ना, ये मीन से कितना दूर है, a/2 = a, और इधर क्या रहेगा, sin ω t, तो a कैंसल, ये 1/2, और इधर क्या होगा, sin ω t, किसकी वैल्यू है, sin π/6, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि π/6 किसके बराबर है, ω/t के, है ना। तो t = क्या होगा, इट विल बी π/6 ओमेगा, और ओमेगा मतलब क्या, 2π/t, तो इसको लिखूंगा मैं ओमेगा को सीधा 2π, और ऊपर क्या रहेगा, t। अरे समझ रहे हो क्या, ये पाई गेट कैंसल, तो t/, कितना आएगा, 12।
यानी कि पार्टिकल को मीन से दीवार तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, T/12। अच्छा, दीवार से यहां तक आने के लिए कितना लग रहा होगा, T/12। अब बताओ पूरे ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा उसको, टोटल टाइम ये होगा जाना T/4, आना T/4, फिर मीन से दीवार तक जाना T/12 और दीवार से मीन तक आना T/12। तो ये 2 बार T/4 प्लस ये 2 बार T/12। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 होगा, T/2 प्लस T/6 बराबर है। इधर मल्टीप्लाई करता है 3 से तो ऊपर होगा 40, नीचे होगा 6, दैट इज 2T/3। तो जो टोटल टाइम होगा उसके ऑसिलेशन का वो कितना होगा बच्चों, 2T/3। होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में। कळलंय का की वरून गेला, समजलं। नेक्स्ट पुढचा प्रश्न, पुढचा प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवरती हा आहे, ठीक है। पूछ रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the spring in the state of rest. A block of mass m is attached to the spring and इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आप देख रहे हो कि एक स्प्रिंग को हमने एक ब्लॉक अटैच करके रखा हुआ है और ये रेस्ट में है, कौन से पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब आगे बोल रहा है अनदर आइडेंटिकल ब्लॉक, आइडेंटिकल मतलब कि एज इट इज कॉपी, उसकी मास सेम रहेगा, ठीक है। इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v, और वो कितने के स्पीड से चल रहा है, v की स्पीड से, एंड इट स्ट्राइक परफेक्टली inelastically and sticks to the block after the collision। तो ये यहां पे बेचारा खड़ा था, स्प्रिंग के साथ अटैच था सूर्य से, ठीक है, और यहां पे ये जो मास m है वेलोसिटी v से आया और उस ब्लॉक को क्या हुआ, स्टिक। और ये जो कोलिजन था ये इन इलास्टिक कोलिजन था। जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पे कॉन्जर्व रहता है मोमेंटम, क्योंकि दोनों बॉडी का मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये इक्वल रहेगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो देखते हैं, ये इसको आया, स्टिक हुआ, चिपक गया उसको, ठीक है, एंड स्टिक, ये देखो स्टिक टू द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन एंड फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन। अब दोनों ब्लॉक चिपके हुए हैं और एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा एंड एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। सिचुएशन अब ऐसी बन चुकी है कि हमारे पास ये स्प्रिंग था कुछ ऐसे, इसको अटैच था एक ब्लॉक जिसका मास था m, और उसको अटैच होगा ये दूसरा ब्लॉक जिसका मास भी क्या है, m। तो हमारे पास टोटल मास कितना हो गया, 2m। और ये 2m मास, बोलू नका, इकडे येऊन बोला मग स्टेजवर 2 शब्द। हा, बंद करू का कॅमेरा का तिकडे करू, असा तोंड फिरवलं की झालं त्याचं, असं बटन दाबलं की फिरते तसा गोल गोल। हाँ, लक्ष्यदार है। तो अभी देखो क्या है, ये अपना सरफेस है, वहां पे कोई फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे, सिचुएशन समझ रहे हो। तो देखो हम यहां पे जिस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज m1 v1 इज इक्वल टू व्हाट, m2 v2। इनिशियली कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम, ठीक है। तो कोलिजन के पहले हमारे पास मास कितना था, m। जो सिस्टम थी, जो ऑसिलेटिंग सिस्टम थी, उसका मास कितना था, m, और उसका वेलोसिटी कितना था, 0। उसका वेलोसिटी कितना था, 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही आया, उसको हिट किया, स्टिक हुआ, स्ट्राइक हुआ उसको, और ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो अब तुम्हारे पास मास कितना है, m2 कितना है, 2m, क्योंकि m प्लस m होगा ना अभी, तो वो कितना हो गया, 2m। और जो वेलोसिटी है बाद वाली, वो कंबाइन वेलोसिटी होगी दोनों की, उसको मानेंगे वेलोसिटी ऑफ दैट कंबाइन मास, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे vc इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, एक गलती कर दी ना, m1 v1 ये एक ही ब्लॉक का लिया ना अपन ने, अरे एक ही ब्लॉक के लिए लिया ना, पहले ब्लॉक के लिए मास उसका m, उसकी वेलोसिटी 0, प्लस इसका भी लेना पड़ेगा ना, ये भी तो सिस्टम का पार्ट है, इसका मास m और उसकी वेलोसिटी v। अब किसके बाद, कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद क्या होगा, वो दोनों स्टिक हो गए, तो मास कितना होगा टोटल, 2m, और उसकी वेलोसिटी हम ले रहे हैं vc, ठीक है। तो ये हो गया mv इज इक्वल टू 2m
कंबाइन वेलोसिटी उनकी, ठीक है। एम एम यहाँ पे कैंसल, तो जो कंबाइन वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v/2। कंबाइन वेलोसिटी कितनी हो गई, v/2। और जो कंबाइन वेलोसिटी है, जिस कंबाइन वेलोसिटी से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो जब जैसे ही हिट करेगा इसको, तो यहां पे ज्वाइन हो गया और सिस्टम ऑसिलेट कर रही है, तो कौन से पोजीशन पे वो एक में को मिले हैं, मीन पोजीशन पे, और वो उनकी कंबाइन वेलोसिटी है। कंबाइन वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो आप इसको क्या मान सकते हो कि दिस इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। तो आप ऐसा लिखो लगे तो कि वी सी इज वी मैक्स, ठीक है। तो यहां पे होगा ए ओमेगा इज इक्वल टू v/2। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्या निकालना है आपको, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड होगा तुम्हारा v/2 ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना असेल तुमचा, v/2 ओमेगा, इन जो भी यूनिट्स उसके आपको यूज करने हैं, मीटर होगा जो भी होगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या निकालना है, उसका टाइम पीरियड, है ना। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू, आवाज कमी करू, मला करता येत नाही तो, माईकच तर 4 दिवस झाले बंद आहे माझ्या सगळ्या व्हिडिओचं. लक्ष द्या, लक्ष द्या, ओके, लक्ष द्या, ओके. हा, टी इज इक्वल्स टू, तो आपला फॉर्मूला असते टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ मास ऑसिलेटिंग सिस्टम का और डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास कितना है इस बार, 2m, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k. तो पीरियड क्या होगा उस सिस्टम का, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट 2m अपॉन k. त्या एका स्टेप साठी अगोदरच्या 2 स्लाइडचं प्रवचन करलंय मी, की तुम्हाला जेव्हा जेव्हा पिरियड विचारेल, तुम्हाला जास्त विचार करणंच नाही, तुम्हाला विचार करणं आहे मास किती आहे आणि स्प्रिंग कॉन्स्टंट किती आहे. आणि दोन्ही बदलू शकतात. जर 2 बॉडीला तर m प्लस m 2m होईल, किंवा एखाद्या वेळेस बॉडीचं मास डिक्रीज भी होईल. आणि झालं, सोबत सोबत कधी कधी तो के भी बदलते, कारण तो पाहू पुढे आपण, कारण आपण स्प्रिंगला कट करतो कधी हाफ मध्ये, 2 इक्वल हाफ मध्ये, किंवा 2/3 1/3, तर मग के बदलील ना, म्हणून त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात ठेवणं आहे. हा क्वेश्चन समजला का. चला पुढचा प्रश्न. टाइम झाला असेल, हा क्वेश्चन टाइम झाला असेल तर ते हो नाही. हेलो, हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो. अ मास m अटॅच टू द हॉरिझॉन्टल स्प्रिंग, अरे हा कालच घेतलेला आहे फर्स्ट जॉनराचा, एंड एग्जीक्यूट SHM विथ एम्पलीट्यूड A1. देखो, एक स्प्रिंग को एक मास अटैच किया हुआ है और अभी जो ऑसिलेशन इसका हो रहा है, उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हम ऐसा मान रहे कितना है, A1 है. कितना एम्पलीट्यूड उसका, A1, ठीक है. व्हेन द मास m passes through its mean position, जेव्हा हे मास त्याच्या मीन पोझिशन वरती होतो ऑसिलेशनच्या दौरान, अ स्मॉलर मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ओव्हर इट, और एक चुन्नुकला मास जो कि स्मॉल m है, वो मीन पोझिशन वरती जेव्हा आता तेव्हा तो हळूच ठेवून दिला त्याच्यावरती, ठीक है. एंड बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर विथ एम्पलीट्यूड A2, और इन दोनों ने ऑसिलेट करना शुरू किया, और इन दोनों का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A2 है, ठीक है. फाइंड A1 बाय A2, और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, A1 बाय A2. A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. परत एकदा या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा आपण अँग्युलर मोमेंटम, सॉरी लिनियर मोमेंटमचं काय बघणार आहे, कॉन्झर्वेशन. तो दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. काय झालं, आधी जर विचार केला तर याचं जे मोमेंटम होतं ते किती होतं, दॅट इज m1 v1 पहिली सिच्युएशन, आणि दुसरी काय होती m2 v2 जेव्हा तो मास प्लेस केला त्याच्यानंतर. तर m1 इनिशियली मास किती होतं, कॅपिटल M, आणि व्हेलॉसिटी मीन पोझिशनला याची व्हेलॉसिटी काय असेल रे, मॅक्झिमम. व्हॉट इज दॅट व्हेलॉसिटी, A1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू m2, मास किती आहे आता दोघे ठेवल्यामुळे m प्लस स्मॉल m, आणि v2 याची ऑसिलेशनची काय होईल, A2 आणि काय होईल रे,
ओमेगा 2। आपको क्या निकालना है, A1 अपॉन A2, तो ये A1 डिवाइड में होकर दिया A2, और इधर क्या है M प्लस M अपॉन M इंटू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। पहले केस में ओमेगा क्या आएगा बता, ओमेगा पहले केस में होगा ओमेगा 1 एंड इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट K बाय M, और दूसरे केस में ओमेगा कितना होगा, ओमेगा 2 स्प्रिंग कांस्टेंट तो K ही है लेकिन मास कितना है M प्लस M। ये दोनों ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा M प्लस M अपॉन M इंटू, और ये रूट में होगा सारा, सब रूट में होंगे। ओमेगा 2 की वैल्यू पहले लेंगे K अपॉन M प्लस M इंटू क्या होगा ओमेगा 1, तो उल्टा हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो क्या आएगा, इट इज कैपिटल M अपॉन में K के कैंसर। अब क्या करते हैं, ये जो बाहर की चीज है अंदर लेके जाते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा अंदर जाते और इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये ऐसे होगा, दैट इज M प्लस M का स्क्वायर अपॉन M प्लस M इनटू, ये ऊपर तो M है, नीचे आएगा M का स्क्वायर, एक स्क्वायर इसके साथ कैंसल, एक स्क्वायर इसके साथ कैंसल, ठीक है। और इधर आएगा झोपनारे झोपीतून उठा M प्लस M अपॉन M, और इधर होगा A1 अपॉन A2, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आएगा A1 बाय A2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन दिस। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है। अब अरे एकच शेवटचा आहे प्रॉब्लेम, हे झालं की याच्यानंतरचं शेवटचं आहे, 2च मिनिटं झाले, हा बदमाश लेकरा 2च मिनिटात एक प्रॉब्लेम होते ना आपलं, पण लक्ष द्या काय म्हणते, घड्याळ मागाय, ब्लॉक ऑफ मास M is on a horizontal slab of same mass M. हाय ब्लॉक ज्याचा मास आहे M आणि हे आहे स्लॅब ज्याचा मास आहे M, दोघांचे मास सेम, ठीक आहे, which is moving horizontally and executing SHM, ठीक आहे, दोन्ही जे आहेत ब्लॉक ते SHM परफॉर्म करत आहेत। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द स्लैब इज म्यू, इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो अगर वो स्लैब नीचे वाली ये जो स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है एंड दिस इज वो ब्लॉक है, तो जब ये स्लैब SHM परफॉर्म करेंगी तो M तो उस पर से गिर जाएगा ना, तो गिरना नहीं चाहिए, उनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मूव हो रहा है लेकिन ये उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वहां पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, और उस फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है म्यू, ठीक है। इफ द ब्लॉक इज नॉट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्लॅब, की जर त्या ब्लॉकनं त्या स्लॅबला म्हणजे ते उगा सेपरेट नाही झाले पाहिजेत, सोडून नाही गेला पाहिजे तो, देन डिटरमाइन द मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ऑफ द मोशन, तर अशा केसमध्ये मोशनचा मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड किती असेल हे तुम्हाला सांगायचं आहे, ठीक आहे। हा कार्तिक, एका मिनिटात कॉल करतो मी तुला, थांब। हा कुठं होतो आपण, ओके, तो यह ब्लॉक अभी मूव कर रहा है, तो जो भी स्लैब SHM परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सलरेशन होगा कुछ, उसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना होगा SHM का, ओमेगा² A। जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई सिस्टम SHM करती है तो ड्यूरिंग द मोशन उसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना, ओमेगा² A। ओके, अब दूसरा, यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, और इस फ्रिक्शन के वजह से देखो हम सब जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू एन, बराबर है। अगर मैं फोर्स को मास इंटू एक्सलरेशन लिखूं और इसको एन को mg लिखूं, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर होगी, यहां पे m कैंसिल होगा तो एक्सलरेशन कितना होगा म्यू जी, तो ये म्यू मतलब एक्सलरेशन कौन सा, ये एक्सलरेशन SHM का, और ये एक्सलरेशन कौन सा है टोटल, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के वजह से वो प्रोवाइड हो रहा है। देखो यहां पे फ्रिक्शन है, जब नीचे वाला ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो ऊपर वाला भी ऑसिलेट करेगा, तो वो फ्रिक्शन के वजह से ऑसिलेशन हो रहा है ना वहां पे। तो आता कंडिशन अशी आहे की जे ऑसिलेशन मध्ये होणार SHM मध्ये होणार एक्सलरेशन आहे हे कमी किंवा इक्वल लागेल कोणापेक्षा, म्यूजी पेक्षा। क्यों, क्योंकि अगर सोच फ्रिक्शन कम होता, फ्रिक्शन कमी असलं तर तो त्याला सोडून जाईल ना, फ्रिक्शन के वजह से होने वाली चीज तो वो तो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। तो हमारे पास एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा² A इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू जी, और हमें क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, तो A इज इक्वल टू क्या होगा म्यू जी अपॉन ओमेगा²।
करते का रे, दिस इज द आन्सर. तुम्हाला विचारलं होतं डिटरमाइन द मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड, तो कितना होता मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड, म्यूजी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. हे डोक्याच्या वरून गेलं का तुमच्या लक्षात घ्या. जर समजा म्यूजीची व्हॅल्यू कमी इक्वल लागेल ना मिनिमम, आणि या ब्लॉकनं या ब्लॉकले सोडायचा चान्स कुठं आहे, जिथं मॅक्सिमम एक्सलेरेशन है. मान लो दोनों आ रहे तो एक्सट्रीम पे पहुंचा, लेकिन अब नीचे वाला वापस जाने वाला है ना, और ऊपर वाला तो आगे जाना चाहता है, तो एक्सट्रीम पे ही छोड़ने की कंडीशन बन सकती है. और वहीं पे हम चाहते हैं कि एसएचएम का एक्सलेरेशन फ्रिक्शन के वजह से जो एक्सलेरेशन उस ऊपर वाले ब्लॉक में हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम हो. फ्रिक्शन जास्त असलं पाहिजे तिथं, स्टॅटिक फ्रिक्शन तो नहीं गेला पाहिजे. स्लाइड म्यू कम होगा तो वो तो निकल जाएगा. समझ रहे हो, इसलिए वो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने एम्पलीट्यूड निकाला, दैट इज म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. एंड आखिरी क्वेश्चन, अब टाटा टाटा मत करो, लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसमें देखो, अ मैन ऑफ मास इतना इतना किलो इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदा है, ओके, और जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा. द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन वेरीज y इज इक्वल टू इन दिस वे. y जैसे कि आप x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखते हो, तो उसने भी y इज इक्वल टू मतलब y डायरेक्शन में एसएचएम पर ये किया है, तो उसने लिखा y इज इक्वल टू 0.5 साइन ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू 0.5 साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू टी. यन की जगह पर f यूज किया फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f. आपको इस फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर विच द मैन विल फील वेटलेसनेस एट द हाईएस्ट पॉइंट. उस इंसान ने वेटलेसनेस फील करना चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस, इंसान कब वेटलेसनेस फील करता है, ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा. ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, 0, तब ऑब्जेक्ट अपना वेट फील कर सकता नहीं. यन की वैल्यू 0 होनी चाहिए. और ये हम लोगों ने स्पेसक्राफ्ट में जो जीरो ग्रेविटी कंडीशन होती है उसमें पढ़ा. वहां पे ग्रेविटी नहीं है ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहां पे वो एस्ट्रोनॉट उस फ्लोर पे एक्शन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे ना, क्योंकि दैट स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं. मैं किसी जमीन पे खड़ा रहने की कोशिश करो और जमीन खुद उसी एक्सेलरेशन नीचे जा रही है, तो मैं एक्शन ही क्रिएट करूंगा. वो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, जीरो ग्रेविटी. मतलब जब ए जी के बराबर होगा, करेक्ट है ना. और ये ऐसे यहां पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में. मान लो ये मीन पोजीशन है, तो नेट फोर्स उस बंदे पे कितना लगेगा, दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू उसका वेट लगेगा mg और माइनस उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है. कि अगर वो ये इंसान है तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उस स्प्रिंग के ऊपर, और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लग रही है, तो जो नेट फोर्स होगा इट विल बी mg माइनस n. लेकिन एट हाईएस्ट पोजीशन, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन, हम चाहते हैं कि वो फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस उसको आए, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर 0 हो. तो इसके लिए हम n को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. तो एफ नेट उसको लिखता हूं मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा mg. तो mm गेट कैंसल, तो a इज इक्वल टू क्या होगा g. जब एक्सलरेशन बॉडी का एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो तभी तो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस होती है. समझ रहे हो क्या. अब अगर a g के बराबर है, ठीक है, तो आपको क्या पूछा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो ये जीरो ग्रेविटी का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ k बाय m. बराबर है, ऐसे करो ना इसको, एक्सलरेशन की वैल्यू पुट करो ओमेगा स्क्वायर a और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे g. तो यहां पे एम्पलीट्यूड पूछा है क्या निकालने को, नहीं है. तो एम्पलीट्यूड पूछा होता तो g बाय ओमेगा स्क्वायर आता, लेकिन मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं 2 पाई f, इसका क्या आएगा स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू क्या आएगा g. ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा g. मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो g अपॉन सब कुछ डिवाइड में जाएगा 4 पाई स्क्वायर और a. तो अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, इधर ततीस कर तो, ठीक है. तो f का स्क्वायर इज इक्वल टू g की वैल्यू 10, ठीक है, डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 10 ले लेते हैं, 3.14, 3 का स्क्वायर तो 9.10 ले लेते हैं उसको. 10 पाई स्क्वायर तुम्ही 10 घेऊ शकता,
सोपं करायचं, ठीक है। आणि इनटू एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास कितना है 0.5, 0.5 मतलब 1/2। ओके, अब ये 10 के साथ क्या हो गया कैंसल, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, और यहां पे आ गया आपके पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा एफ इज इक्वल टू क्या होगा 1/√2। दिस इज द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी। समझ रहे हो क्या, काही अडचण कोणाला? अशा पद्धतीनं या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीमचे जर क्वेश्चन आले तर तुम्हाला ते बनवता आले पाहिजेत, ठीक आहे। आता स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीमचा लास्ट क्लास आहे, तो आहे सिरीज आणि पॅरललचा, तो उद्या घेऊ, ठीक आहे, बाकी नंतर।